अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 का आखिरी लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। आज चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वेकेशंस होंगी, विंटर वेकेशंस, और इस पूरे हफ्ते में आपने इन दोनों चैप्टर्स को 6 और 7 को थॉरोली स्टडी करना है। उससे आपने जो है वो लिखना है, उसको याद करना है, तैयार करना है स्टैंडअप्स के लिए। अगर किसी बच्चे को वीडियो में बोर्ड पे लिखी हुई तहरीर समझ में नहीं आ रही तो मैं उसकी पिक्स जो हैं वो बी और दूसरे सेक्शंस में सेंड कर रहा हूँ। आप लोग अपने सेक्शन के टीचर को टेक्स्ट कर दें, इनबॉक्स कर दें। बोर्ड नज़र नहीं आ रहा तो मैं वो सारी लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज जो पिक्स हैं बोर्ड की वो आपको सेंड कर दूंगा। उससे आप देख के उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लर नज़र आए या यहाँ पे जो है ना वो सही लिखा हुआ नज़र ना आए कैमरे की वजह से या नेट की वजह से, तो वो पिक्स जो है वो हमसे ले सकता है, उससे राइट डाउन कर सकते हैं। 7 चैप्टर मेरा बेटा हम पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 रह जाएगा जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है स्टैंडअप के लिए। वोकेशंस होंगी कल से, यानी 20 मतलब जब आपके पास लेक्चर आएगा तो मे बी 25 को लेक्चर आए, तो 25 दिसंबर से लेके 31 ऑफ दिसंबर तक वेकेशंस हैं। 1 जनवरी को दोबारा ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट होंगे 10 या 11 तक, जब तक ओपन नहीं होते। और 11 या 12 जनवरी को जब आप यहाँ आएंगे तो 2 से 3 दिन आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के, और 14 जनवरी से आपका स्टैंडअप स्टार्ट होगा। तो आज आखिरी लेक्चर करके हम 7 चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। 8 चैप्टर हम इन वोकेशंस के फ़ौरन बाद स्टार्ट करेंगे। तो आखिरी जो लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना फंगस लाइक प्रोटेस्ट्स। अगर आपको याद हो तो पहले हमने ज़ूफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोआ जैसे थे, मतलब हमने पढ़ा था जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसमें 3 तरह के जानदार हैं, एक प्रोटोजोआ जैसे, दूसरे एल्गी जैसे और तीसरे फंजाई जैसे। हमने प्रोटोजोआ जैसे जो जानवर थे उनको भी स्टडी कर लिया, हमने एल्गी जैसे जो जानवर थे उनको भी स्टडी कर लिया। आखिरी बात जो रहती है वो है फंजाई की तरह के जो प्रोटेस्ट हैं वो। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फंगस लाइक प्रोटेस्ट्स। अब ये जो फंगस लाइक प्रोटेस्ट हैं, डेफिनेट सी बात है, जब हम बोल रहे हैं फंगस लाइक हैं तो इट मीन्स के इनमें फंगस या फंजाई की तरह का कोई ना कोई करैक्टर तो मौजूद होगा। डिफाइन मेरा बेटा लिख लें, आपके पास ये नहीं लिखी होगी बुक पे। तो द प्रोटेस्ट, ऐसे प्रोटेस्ट विच ऑब्जर्व देयर फूड, जो ऑब्जर्व करते हैं अपनी फूड, किससे? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उनको हम कहते हैं फंगस लाइक। क्यों कहते हैं? बिकॉज लाइक अ फंजाई, ये किस तरह काम कर रहे हैं? फंजाई की तरह के। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था फंजाई, चैप्टर नंबर 5 में भी हमने ये पढ़ा था कि फंजाई को किंगडम का दर्जा ही हमने इसलिए दिया है क्योंकि वो न्यूट्रिशन में सबसे डिफरेंट है। कोई तो न्यूट्रिशन में प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है जो इंजेस्टिव होता है, लेकिन फंजाई की न्यूट्रिशन मोड ही सबसे डिफरेंट है और वो है ऑब्जर्वेटिव, डेड और डिकेइंग मैटर को तोड़ के ऑब्जर्व, जज़ब करके खाना। तो अगर कोई प्रोटेस्ट अपनी खुराक फंजाई की तरह के तरीके से ले रहा है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को तोड़ के उसको जज़ब करके, तो उसको हम कहेंगे फंगस लाइक प्रोटेस्ट। क्या कहेंगे उसको? फंगस लाइक प्रोटेस्ट। अब हमने बोल तो दिया कि फंगस लाइक प्रोटेस्ट है, लेकिन है तो प्रोटेस्ट यानी प्रोटिस्टा में से है। सो अब फिर हमें ये ढूंढना है कि फंगस लाइक स्ट्रक्चर उसमें कौन सी है और फंगस से डिफरेंट क्या बात है। 2 चीज़ें उसमें हमने ये डिस्कस करनी। तो पहली बात जो यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखी वो है रिजेम्बलेंसेस विद फंजाई, फंजाई के साथ उसकी मुशाहबतें या मिली जुली चीज़ें जो होती हैं वो कौन सी हैं। पहला पॉइंट जो जिससे ये फंजाई से मिलता है वो ये है कि ये भी फोटोसिंथेटिक नहीं है, नॉट फोटोसिंथेटिक, और फंजाई भी फोटोसिंथेटिक नहीं है। पहली बात उनमें मुश्तरक हो गई, दोनों ही फोटोसिंथेटिक नहीं है। दूसरा पॉइंट, इनकी बॉडी जो है वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी है जिसको हम कहते हैं हाइफी, जबकि फंजाई जो है उसकी भी मेन जो यूनिट होता है या सेल होता है वो हाइफी होता है। ये भी दोनों में रिजेम्बलेंस हो गई, यानी 2 तरह की मुशाहबतें या रिजेम्बलेंसेस आ गई उसमें। पहली कि वो भी ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक है, फंजाई भी नॉन फोटोसिंथेटिक है। दूसरी, इसकी बॉडी भी हाइफी से बनी है और फंजाई की बॉडी भी हाइफी से बनी है। इसी तरह 2 ही डिफरेंस है इसमें। पहला डिफरेंस क्या है
कि इसमें होते हैं सेंट्रियूल्स। ये जो हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं इसके अंदर होते हैं सेंट्रियूल्स, जबकि यही सेंट्रियूल्स फंजाई में नहीं होते। नो सेंट्रियूल्स इन फंजाई, ये पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, जबकि जो फंजाई है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनती है। ये भी डिफरेंस आ गया। ये दो डिफरेंस है उन दोनों के दरमियान। तो मेरे बेटा यहाँ तक अभी हमने 3 बातें डिस्कस की। पहली उसकी डिफाइन कि जिसमें प्रोटिस्ट, ऐसे प्रोटिस्ट जो अपनी खुराक ऑब्जर्व करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से, एंड उसी तरह जिस तरह फंजाई करता है वो कहलाएंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है। रिजेम्बलेंसेस विद फंजाई कौन सी हैं? 2। पहली ये कि ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक है, फंजाई भी नॉन फोटोसिंथेटिक है। इनकी बॉडी भी हाइफी से बनी है, फंजाई की बॉडी भी हाइफी से बनी है। 2 इसमें डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियूल्स होते हैं लेकिन एक्चुअल फंजाई में सेंट्रियूल्स नहीं होते। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की है जबकि एक्चुअल फंजाई की काइटिन की है। जहाँ तक हमने उसकी डिफाइन रिजेम्बलेंस डिफरेंस पढ़ ली। आगे हम उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो 2 मेजर ग्रुप हैं जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, इनके 2 मेजर ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जिसको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड स्लिमी होते हैं इसलिए इनका नाम स्लाइम मोल्ड है, और इसका दूसरा नाम है माइक्सोमाइकोटा। माइकोटा वर्ड जो मेरा बेटा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये हम फंजाई में जाके पढ़ेंगे। फंजाई की पूरी बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी को, पूरे जिस्म को हम कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं उसको? माइसीलियम। चूंकि ये फंजाई से मिलता जुलता है और हाइफी से बना है तो ये भी उसी का नाम लेगा। माइसीलियम से उसके जितने भी ग्रुप हैं उनका नाम होता है माइकोटा या माइसिटीज। ये जो 2 वर्ड हैं माइकोटा या माइसिटीज, ये माइसीलियम से ड्राइव्ड है। माइसीलियम का मतलब कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस। अब चूंकि ये फंजाई की तरह का नजर आ रहा है तो इसके ग्रुप का नाम भी उसी की तरह का होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं माइक्सोमाइकोटा। क्या कहते हैं इसको? माइक्सोमाइकोटा। दूसरा इसका ग्रुप है वाटर मोल्ड्स, और वाटर मोल्ड जो होते हैं वो हैं ओओमाइसिटीज, ओओमाइकोट्स। ठीक है, माइकोट्स या माइसिटीज ये वाला। तो अब यहाँ पे वर्ड मेरा बेटा आपके पास आ रहा है ओओ, यहाँ पे आ रहा है माइक्सो। माइक्सो का मतलब है स्लिमी या स्लाइम, चिपकने वाला। ओओ से मुराद होता है ओस्फियर या जिसको आप कहते हो जाइगोट। जाइगोट इसका मतलब ये हुआ वो ग्रुप जो होगा वो स्लिमी इन नेचर होगा, जबकि ये ग्रुप जो होगा ये जाइगोट फॉर्मिंग होगा, ये जाइगोट बनाएगा, इसलिए इसका नाम ओमाइसिटीज, ओवा एग से। ठीक है। अच्छा, अब हम इन दोनों ग्रुप्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं उनमें हम कहते हैं कि फीडिंग स्टेज जो है ना, इसकी फीडिंग स्टेज यानी एक्चुअल उसका जो यंग होता है वो है प्लाज्मोडियम। क्या है भला? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? वो एक मल्टी न्यूक्लिएट मैस है साइटोप्लाज्म का, जो कि ग्रो कर सकता है 30 सेंटीमीटर इन डायामीटर। इसका डायामीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इट इज स्लिमी एंड फॉर्म नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये स्लिमी है और चैनल्स का नेटवर्क बनाता है, यानी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। चैनल्स कहते हैं किनाल्स को, गोल चीजों को। तो वो इकट्ठी मिलके इस तरह नेटवर्क बनाती हैं, जाल बनाती हैं, और वो आपस में चिपकने वाला होता है। स्लिमी कहते हैं चिपकने वाले को, चिपकने वाला। तो आपस में चिपके होते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं ये स्लिमी, और नेटवर्क है चैनल्स का जो फीडिंग स्टेज है। अगर हम बात करें उसकी खुराक की, डाइजेशन की, तो न्यूट्रिशन और डाइजेशन की, तो ये इंजेस्ट करता है बैक्टीरिया को, यीस्ट को और डिकेइंग मैटर को, जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है कि वो डिकेइंग मैटर को करेगा। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, इसमें रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट किस तरह होगी ये भी हमने डिस्कस करना। पहली चीज स्पोर फॉर्मेशन, कि ये ज्यादातर स्पोर्स बना के रिप्रोडक्शन करता है। अगर आपको याद हो मेरा बेटा, हमने कई बार ये डिस्कस किया, बैक्टीरिया में भी ये डिस्कस किया, स्पोर्स तब बनते होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस हों। क्या हो? जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो, मतलब माहौल साजगार ना हो, टेम्परेचर पूरा ना मिल रहा हो, न्यूट्रिशन ना मिल रही हो,
उस दौरान में स्पोर बनते हैं, उस दौरान में इंडिविजुअल ग्रो नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो ग्रो करेगा, उसको मेन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसको वो कंडीशंस नहीं मिलेंगी जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी थी, वो मर जाएगा। तो उस वक्त ग्रो होके मरने से बेहतर होता है कि वो अपने आप को इनएक्टिविटी पीरियड में ले जाए, और इनएक्टिविटी पीरियड जिस शक्ल में वो गुजारते होते हैं वो है स्पोर्स। स्पोर्स आर फाउंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब दूसरी बात जो इसमें याद रखने वाली वो ये कि स्पोर जो है ना वो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है स्पोरेंजिया, उसके अंदर बनते हैं। ये मेरा बेटा आप लोग चैप्टर नंबर 9 में जब जाएंगे ना प्लांटिंग में, तब आप देखेंगे, डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के अंदर स्पेशल एक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है फूल में, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, उसका नाम है स्पोरेंजिया। आम सी बात है, आपने नाम भी इसी तरह सामने से याद रखना कि जिसमें स्पोर्स बनते हैं उसको कहते हैं स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर जिस प्रोसेस से ये स्पोर्स बनते हैं उसको हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस आपको याद हो, आपने ये दो चीजें पढ़ी होंगी पिछली क्लासेस में, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो होती है मेरा बेटा, उसमें एक सेल टूट के दो में चेंज होता है, और उसमें जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम रहता है कि जितना पेरेंट में होता है उतना ही दोनों डॉटर सेल में जाता है। लेकिन जब आप बात करते हो मियोसिस की, तो ये वह ग्रीक वर्ड है मियोन, जिसका मतलब होता है रिडक्शन या हाफ हो जाना, आधा हो जाना। तो मियोसिस में जो सेल्स बनते होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं। हैप्लाइड का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, जिसमें एक क्रोमोसोम हो, ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया। तो इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं मियोसिस से। तो जब भी कभी कोई चीज मियोसिस से बनेगी तो वो होगी हैप्लाइड यानी 1n, जिसमें एक सेट होगा क्रोमोसोम का या जेनेटिक मटेरियल की एक साइड होगी। अब जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा, एक स्पोर दूसरे के पास जाएगा और आपस में यूनाइट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। अब 1n और 1n दोनों जब फ्यूज होंगे तो कितने बनेंगे? 2n। इसका मतलब ये होगा कि जो जाइगोट बन रहा है वो डिप्लॉइड होगा यानी 2n होगा। अब उसमें जब इसकी जर्मिनेशन का टाइम आता है तो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और वो बनाते हैं बाइफ्लैजिलेटेड सेल, अमीबाइड रिप्रोडक्टिव सेल या स्वार्म सेल। इन तीनों का मेरा बेटा एक ही मकसद या एक ही काम है, स्विम करके, मूव करके दूसरे के पास जाना, ताकि दोनों आपस में फ्यूज हो सके। और अगर आपको याद हो तो जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के स्पर्म एग आपस में फ्यूज होते हैं तो सबसे पहले बनने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते होते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं भला? जाइगोट। जाइगोट मेरा बेटा 2n होता है। क्यों? क्योंकि 1n एक साइड से आया, 1n दूसरी साइड से आया। जब दोनों मिल गए तो क्या बनेगा? 2n। और 2n को हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लॉइड। तो यूं जाइगोट इनका जो है वो डिप्लॉइड बनता है, और प्लाज्मोडियम जो है वो इसी जाइगोट से फिर आगे बनता है। ये स्टेजेस आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे कि किस तरह जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है ना वो किस तरह आगे एम्ब्रियो में जाता है, जो फर्स्ट डिवाइडिंग सेल होता है, और उससे आगे ब्लास्टोला, मोरोला, इस तरह की स्टेजेस आती हैं जिसमें काफी सारे सेल्स में वो डिवाइड होता रहता है, और करते कराते वो मेन फ्रूटिंग बॉडी में चेंज हो जाता है। यहां तक मेरा बेटा हमने डिस्कस किया पहला ग्रुप, फीडिंग स्टेज इसकी प्लाज्मोडियम में, स्लाइम मोल्ड्स में, जो कि मल्टी न्यूक्लिएट है, और मैस साइटोप्लाज्म का जो 30 सेंटीमीटर या 1 फीट तक डायमीटर में बड़ा हो सकता है। इसमें लिख भी देता हूं 30 सेंटीमीटर को नियर अबाउट 1 फीट कहते हैं, 1 फुट के करीब तक। और ये स्लिमी इन नेचर होता है, नेटवर्क्स बनाता है चैनल्स का, इसलिए इसका नाम स्लाइम मोल्ड है। खुराक ये लेता है बैक्टीरिया, यीस्ट या डिकेइंग मैटर। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करें तो स्पोर्स बनाता है, उसके जरिए से रिप्रोडक्शन करवाता है। स्पोर्स बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। जब फेवरेबल कंडीशन बनती है तो उस वक्त ये जर्मिनेट कर जाते हैं। तो स्पोर जिसके अंदर बनते हैं उसको कहते हैं स्पोरेंजिया, और जिस प्रोसेस के जरिए से बनते हैं वो प्रोसेस है मियोसिस। मियोसिस में बनेंगे तो बनेंगे हैप्लॉइड यानी 1n। फिर जब दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो 1n और 1n दोनों फ्यूज होकर बनाएंगे 2n, और इसका मतलब होगा कि इसका जाइगोट जो है वो होगा डिप्लॉइड यानी 2n। ये आपस में फ्यूज होने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएंगे स्पोर जर्मिनेशन के लिए। उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स का नाम है बाइफ्लैजिलेट, अमीबाइड रिप्रोडक्टिव सेल या स्वार्म सेल।
और जब ये आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बना देंगे डिप्लॉइड जाइगोट 2n वाला, तो वहां से जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी और पूरे का पूरा जो प्लाज्मोडियम है, वही जो हमने पहले उसकी फीडिंग स्टेज पढ़ी है, वो डेवलप हो जाएगी और उसमें वो चेंज हो जाएगा। इसमें इस वाले ग्रुप की स्लाइम मोल्ड की क्या इंपॉर्टेंस है वो मेरा बेटा आप देखें तो इधर मैंने लिखा, एक इसका जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है फाइसेरम पॉलीसेफेलम। तो फाइसेरम पॉलीसेफेलम जो इस स्लाइम मोल्ड का एक ग्रुप है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसको यूज किया जाता है रिसर्च में, जिसमें कि हम तहकीक कहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के मतलब जानते हैं कि इसमें किस तरह हो रहा है, प्रोसेस में क्या चीज़ें आ रही हैं क्या नहीं आ रही। तो रिसर्च मेरा बेटा इस पे हम करते हैं 3 प्रोसेस के लिए। एक इसमें हम चेक करते हैं ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, कि इसमें ग्रोथ कैसे हो रही है और ये डिफरेंशिएट कैसे होता है। दोनों वर्ड अलग-अलग है। ग्रोथ का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना या साइज का बढ़ना, जबकि डिफरेंशिएशन से मुराद होता है स्पेसिफिक सेल्स का या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स या सेल्स का बनना। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी की बात करें या प्लांट की बात कर लें कि प्लांट में हमें डिफरेंशिएशन देखनी है, ग्रोथ होगी प्लांट के साइज का बढ़ना, डिफरेंशिएशन होगी उसका रूट, स्टेम, शूट और लीव और फ्लावर इनके अंदर डेवलप हो जाना, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, यानी अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल में चले जाना। उसकी स्टडी जो है वो भी इसी के जरिए की जाती है, फाइसेरम पॉलीसेफेलम के जरिए। फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो इसमें दी जाती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से मुराद है साइटोप्लाज्म की हरकत, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म की हरकत, कि वो किस तरह हरकत करता है, वो किस तरह सेल के अंदर घूमता रहता है, चलता रहता है, जिससे ऑर्गेनेल्स जो शफल होती हैं, आगे पीछे आ सकती हैं, या उसमें कौन से प्रोसेस हो सकते हैं। तीसरी बात जो रिसर्च में हम इस पे करते हैं, जो तजर्बात करते हैं फाइसेरम पॉलीसेफेलम पे, तीसरा तजर्बा जो हम कर सकते हैं फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। तो चौथा चैप्टर मेरा बेटा आपने पढ़ा हुआ है द सेल वाला, उसमें आपने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा होगा, वो किन किन चीजों से बनता है। 3 तरह की चीजें थी, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। एंड उन चीजों का क्या किरदार है, स्केलेटन वो किस तरह मिलके बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स कहाँ पड़ी होती हैं, सेल की शेप कैसी होती है, ये सारी बातें हम इसकी स्ट्रक्चर को रिसर्च में स्टडी करके लेते हैं। इस तरह मतलब ये हुआ स्लाइम मोल्ड में फाइसेरम पॉलीसेफेलम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो हमें देता है 3 तरह की सर्च, ग्रोथ डिफरेंशिएशन की, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन की। और अगला जो ग्रुप है इसका दूसरा ग्रुप, सेकंड ग्रुप, वाटर मोल्ड्स, जो ओमाइकोट्स जिसको हम कहते हैं। इसमें हमारे पास ये कहते हैं कि ये एंशिएंट ग्रुप है, बहुत पुराना ग्रुप है, और ये ज्यादा क्लोजली रिलेटेड टू द फंजाई है। क्लोज रिलेटेड टू फंजाई कैसे है कि इसमें एसेप्टेट हाइफा होता है। एसेप्टेट हाइफी किसको कहते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सेप्टेट उसको कहते हैं जिसमें सेप्टा हो, इस तरह की लाइन हो, और नॉन सेप्टेड या एसेप्टेड उसको कहेंगे जिसमें ये लाइनेज ना हो, वैसे ही न्यूक्लियस हो ज्यादा से ज्यादा, इसको हम कहेंगे एसेप्टेट हाइफी विदाउट सेप्टा या विदाउट क्रॉस वाल। अब वो कहता है कि ये क्लोजली रिलेटेड तो है उसके साथ, लेकिन इसके जो सेल में होता है वो होता है सेलुलोज, इसकी सेल वॉल में देयर सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, जबकि फंजाई की सेल वॉल में होता है काइटन। इस तरह ये भी उससे डिफरेंट है। पैथोजेनिक फॉर्म जो होती है इसकी वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा मशहूर है, ये जो वाटर मोल्ड है उसमें। वो क्यों भला, उसने ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत एक अजीब या जिसको बुरा कह ले वो किरदार अदा किया था। वो क्या कि वो जो पैथोजेनिक फॉर्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस उसका नाम है, ज़हन में रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला जो अभी आपको बता रहा हूँ, इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस वो वाटर मोल्ड है, और ये वो वाटर मोल्ड है जो पैथोजेनिक है, जो बीमारी फैलाता है। किसमें फैलाता है, प्लांट्स में। प्लांट्स में से भी किसमें स्पेशल टाइप है, वो है पोटैटो डिसीज, आलू में बीमारी फैलाता है ये। और ये ग्रो करता है उसके लीफ की अंडर साइड पे, और उसको रोटिंग करवा देता है, गला सड़ा देता है।
और इस तरह गलाने सड़ाने से वो क्या करता है, वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बीमारी फैलाता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी उसको उगने नहीं देता, आलू को तबाह कर देता है, वो गल सड़ जाता है जब टाइम गुजर जाता है तो। और ये जो है ये बीमारी, इसका ताल्लुक नोटोरियस रोल से है, यानी बहुत तबाहकुन या बहुत ही जिसको आप कह लें बुरा रोल है इसका ह्यूमन हिस्ट्री में। वो क्या कि इसने आयरिश पोटैटो फेमाइन जो है ना वो कॉज किया था 1840s में। 1840 में आयरलैंड जो एक मुल्क है उसमें आलू में ये बीमारी फैला के इस फंजाई ने वहां पे कहत साली जो है ना वो लाई थी। कहत का वहां पे जिम्मेदार ये था। क्यों? क्योंकि जो आयरिश लोग थे उनकी डाइट का मेन जो पार्ट था वो आलू था, पोटैटो था। अब जैसे कि हमारी मेन डाइट जो है वो गंदम पे मुश्तमिल है। अभी जैसे कुछ दिनों पहले बुहरान हुआ कि जैसे जब भी कभी ऐसा होता है कि गंदम में बात आती है या वो ख़त्म हो जाती है तो हमारी डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो रहा होता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम फिर भी जो है ना उसको बियर कर लेते, गंदम पे नहीं करते क्योंकि वो हमारी डाइट का मेन पार्ट है इस कॉन्टिनेंट में या हमारे इस मुल्क में। इसी तरह उनके मुल्क में जो आलू है वो मेन पार्ट था आयरिश पीपल जो है ना उनकी डाइट का। अब जब आलू ही खराब हो गया या सारे का सारा तबाह हो गया तो फिर उनकी डाइट जो है वो रही नहीं थी, यानी खुराक नहीं बची। खुराक ना बची तो उसकी वजह से उस वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो किसी दूसरे मुल्कों में हिजरत कर गए। कुछ जो है ना वो स्टार्व्ड हो गए, यानी वो भूख अफलास या जिसको आप कहते हैं फाका कशी हो गई उनमें। तो फाका कशी से भी आपको पता है एनर्जी नहीं मिलेगी तो बंदे मर जाएंगे, सो वो डेड हो गए। तो बहुत सारे लोग जो है इस कहत की वजह से, आलू के ख़त्म होने की वजह से आयरलैंड में तब मरे थे और उनकी तादाद बताई जाती है नियरली 2.5 मिलियन, यानी 25 लाख के करीब लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए थे इस बीमारी से और इस आलू की जो डाइट में कमी है उससे। क्यों? क्योंकि वो उनकी खुराक का मेन हिस्सा था। ठीक है जी। आखिरी बात को रिपीट कर देता हूँ दोबारा। वाटर मोल्ड जो है एंशिएंट ग्रुप है, क्लोजली रिलेटेड टू फंजाई है क्योंकि इसमें भी ए सेप्टेट हाइफी होता है, यानी इसमें सेप्टा नहीं होती। लेकिन इनकी सेल वॉल जो है उसमें सेलुलोज होता है जबकि फंजाई में काइटन होता है। इनका वाटर मोल्ड का एक जो ग्रुप है वो है पैथोजेनिक फॉर्म। पैथोजेनिक फॉर्म उसकी है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। इसका बहुत बुरा किरदार है इंसानी हिस्ट्री में। वो ये कि ये पोटैटो में एक डिसीज़, आलू में एक डिसीज़ फैलाता है जो इसके अंडर साइड ऑफ लीफ में उगता है और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बीमारी फैलाता है उसमें। ये बीमारी जो है इसने फैलाई थी आयरलैंड में और नोटेरियस रोल है इसका आयरिश पोटैटो फेमाइन में। आयरिश पोटैटो फेमाइन कब हुआ था? 1840 में। 1840 में आयरलैंड में पोटैटो की कमी की वजह से जो कहत आया था उसका जिम्मेदार फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बीमारी फैलाता है जिससे पोटैटो जो है उग नहीं पाता, गल सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो ये था आलू या जिसको हम पोटैटो कहते हैं, ये मेन पार्ट था आयरिश पीपल की डाइट का। जब यही नहीं रहा तो बहुत सारे लोगों को फिर वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, बहुत सारे फाका कशी पे उतर आए और जब फाका कशी हुई उनमें तो डेड हो गए, मर गए, बहुत सारे लोग मरे भी। और इससे इफेक्ट होने वाले जो पीपल हैं उनकी जो तादाद है नियर अबाउट 2.5 मिलियन या 25 लाख है। ठीक है जी। यहाँ तक मेरा बेटा हमारा ये चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें जितने भी A+ से आपने देख लेने, जितने भी रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग इसमें लॉन्ग तो आता ही नहीं है, जस्ट शॉर्ट के लिए है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने इसमें से करने और MCQs करने। और जो टॉपिक्स इसमें नहीं थे स्मार्ट सिलेबस में मैंने नहीं पढ़ा है उसको स्किप कर देना, क्रॉस लगा लेना है। और ये 7 के 7 चैप्टर आपने 1 जनवरी तक दोबारा फिर रिवाइज कर लेने। एक चैप्टर रह जाएगा 8वां, जैसे 1 जनवरी को हम दोबारा ऑनलाइन में आएंगे वो चैप्टर कंप्लीट करके तो आगे चलेंगे। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।